यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को आपको स्पेशल एजुकेशन प्लान्स देने हैं, अगर किसी को आपको किसी सॉर्ट में हेल्प दे आल्सो कम अंडर दिस। सो हू आर कनेक्टेड टू द नेचर, एनवायरनमेंट से, नेचर से, जो भी एनजीओज या अवेयरनेस वाली चीजें करते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं, बहुत पॉजिटिव मैनिफोल्ड, मतलब सारे जो कॉग्निटिव टास्क हैं या टेस्ट हैं जो उन्होंने रन करे थे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर विद इन साइकोलॉजी। माय नेम इज अर्शिया। तो हम अपनी सीयूईटी पीजी सीरीज रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको इससे रिलेटेड सिलेबस एंड इंफॉर्मेशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कवरेज मिलेगी। So stay connected to our YouTube channel for more videos. And for today, we are going to do intelligence की कुछ theories. We'll understand what intelligence is and then we'll cover up some theories. Gardner, Spearman, and Binet in specific. So before that, I would like to introduce you to Power Within Psychology. We are a one-stop solution for all psychology aspirants. हम आपको live और recorded classes दोनों provide करते हैं, which are taken on our app and on our web portal, so that आप कभी भी कहीं भी किसी भी device से हमें access कर सकते हैं. All our classes are taken by top faculties. We provide curated books and study material. हम mock test series भी run करते हैं for your preparation. आपके राउंड टू प्रिपरेशन के लिए वी गिव यू इंटरव्यूज, राउंड्स, career guidance sessions, and group discussions. These are some of our courses that run for target exams. So RM batch runs for CVT UG, CVT PG के लिए लक्ष्य है, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं. संकल्प runs for UGC NET JRF and GATE psychology. सफलता is for clinical psychology related exams. and आधार बैच के अंदर हम NCERT and सिसरेली का रिविजन कोर्स कंप्लीट करवाते हैं. These are some of the toppers जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, हमारे साथ पढ़ा था और सक्सेसफुली अपने एग्जाम्स को क्रैक किया था. If you want to crack your exams, join us and start studying with us. So, for today we are going to do what is intelligence and we will begin with understanding कि intelligence की definition क्या है. Psychologists के हिसाब से ability to learn, ability to solve problems, ability to recognize problems, ये सब कुछ आता है intelligence के अंदर. इसमें ये चीजें आती हैं, एक तो ग्लोबल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, चीजें समझने की क्षमता. आप कितने अच्छे से समझ रहे हो अपने अराउंड, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने से रिलेटेड चीजों को, दूसरों से रिलेटेड चीजों को. हाउ यू आर एबल टू थिंक रैशनली. जब भी कोई डिसीजन लेना है, लॉजिकली सोचना, अपना उस पर माइंड अप्लाई करना, हर चीज परफेक्टली सोचना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस. लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. हाउ एम आई एबल टू टेक माई एक्सपीरियंसेस एंड यूज देम द नेक्स्ट डे. सपोज मैंने आज एक कटोरी चावल बनाए और वो बहुत ज्यादा हो गए. मैं कल क्या करती हूँ? क्या मैं एक कटोरी फिर से बनाती हूँ? नहीं, दैट इज नॉट व्हाट इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंट बिहेवियर वुड बी कि मैं अब अपनी क्वांटिटी आधी कटोरी जितनी कर लूं, क्योंकि कल वो डबल हो गए थे, इतना तो मेरे से खा ही नहीं गए, आधे बच गए. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेक इट, आई विल मेक हाफ कटोरी. दैट इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. ये हर चीज में अप्लाई होता है. मैंने आज कुछ एक्सपीरियंस किया, if I'm able to apply it the next day or some days after and utilize it for my own good, उसको हम intelligent behavior कहते हैं. It is also the ability to adapt effectively to the environment. Intelligence के अंदर ना सिर्फ ये चीज नहीं आती है कि where are you applying your intelligence in academics या in your cognition. नहीं, आप अपने environment के साथ कितने अच्छे से adapt कर पा रहे हो. अगर मैं आपको एक नई situation में डाल दूं, let's say you're not very comfortable in that situation, क्या आप उस सिचुएशन से आसानी से निकल पा रहे हो या आप कोप नहीं कर पा रहे हो? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस. हाउ इजीली यू आर एबल टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस, हाउ इजीली आर यू एबल टू यूज योर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, वो सब कुछ इंटेलिजेंस के अंदर आता है. इस चीजों में आता है रीजनिंग. मैं क्या रीजन लॉजिक लगा रही हूँ बिहाइंड थिंग्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफ आई एम फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व इट. प्लानिंग, व्हाट इज माय गोल्स, सब गोल्स, मैंने कैसे सोचा है इसकी तैयारी करने के बारे में. हाउ एम आई गोइंग टू पिक अप थिंग्स, वो प्लानिंग के अंडर आता है. डिसीजन मेकिंग, जो भी
मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं या मेरे एकेडमिक्स में किसी भी चीज़ में, हाउ एम आई एबल टू टेक क्विक डिसीजंस? क्या मुझसे हो रहा है या एम आई लुकिंग फॉर एक्सटर्नल एडवाइस या मैं किसी का वेट कर रही हूँ कि वो मुझे हेल्प करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट जो हम बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, बट थोड़ा बियॉन्ड जाना, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना, थोड़ा और लॉजिक लगाना, वो सब कुछ आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड लर्निंग क्विकली, मेरी लाइफ में कोई चीज़ आई, कोई नया चीज़ मैंने सीखा, उसको मैं फटाफट पिकअप कर लूँ। दिस इज़ स्पेसिफिकली वैलिड फॉर अडैप्टेबिलिटी वाली चीज़ेज़। फिर की आइडिया ये है कि डिफरेंट थ्योरिस्ट ने कंसेप्चुअलाइज़ किया है इंटेलिजेंस को डिफरेंटली, ठीक है? अभी सबसे पहले हम आते हैं स्पीयरमैन की थ्योरी पे। स्पीयरमैन की भी थ्योरी से पहले हम देखते हैं बिनेट ने क्या कहा था। बिनेट ने कहा था कि एक सिंगल फैक्टर है इंटेलिजेंस को जो डिफाइन करता है, ठीक है? इनकी थ्योरीज बहुत सेम सेम टाइम के अराउंड आई थी। बेसिकली बिनेट का पॉइंट ये था, देयर इज जस्ट वन सिंगुलर फैक्टर इफेक्टिंग इंटेलिजेंस, एंड हम वो थोड़ा स्टैटिस्टिकल उसमें चले गए थे कि हम मेंटल एज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आईक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे आके विलियम स्टर्न ने किया था। बेसिक पॉइंट ये था, देयर इज वन सिंगल एबिलिटी दैट इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन ने क्या बोला? उसके एक बियॉन्ड आगे गए, उन्होंने बोला नहीं, एक सिंगल फैक्टर नहीं है। His theory said that there are two factors that affect intelligence. One is the general factor, two factor theory, general ability. आपकी जनरली एबिलिटीज क्या है? ये कॉग्निटिव भी हो सकती है, एकेडमिक भी हो सकती है। व्हाट आर योर जनरल एबिलिटीज? फिर आता है स्पेसिफिक एबिलिटीज। इज देयर अ स्पेसिफिक एबिलिटी दैट यू हैव दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखो, जनरल एबिलिटी सबके अंदर है, सबके अंदर एबिलिटी है रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की। अब कितनी इंटेंसिटी में है वो एक डिफरेंट बात है, एंड हाउ मच दे आर यूटिलाइजिंग इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, बट ये है सब में, ठीक है? इसके अलावा एक फैक्टर होता है जो आपके अंदर स्पेसिफिक होता है। जैसे some people are very good in mechanical things, some are good in spatial, some are good in maths and numerical, साइंटिस्ट वाली चीजें, some are good in languages, writing, languages, reading, ये सब कुछ। तो ये जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी स्पेसिफिक होती है। तो जो जनरल फैक्टर है, दैट इज अ यूनिवर्सल मेंटल एबिलिटी जो इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस ऑन ऑल कॉग्निटिव टास्क। ये सारे टास्क को लेकर ये बताता है कि जनरली हाउ एम आई परफॉर्मिंग इन माय कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब मेरी रीजनिंग, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेरी डिसीजन मेकिंग, मेरी थिंकिंग, ये सब कुछ कैसे रन कर रही है। और जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो टास्क स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करते हैं। वर्बल हो गया, स्पेशल हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, जो भी है वो उससे रिलेटेड हो गया, दैट इज अ स्पेसिफिक फैक्टर। उसके बाद आते हैं स्पीयरमैन के की कॉन्सेप्ट्स। इन्होंने ना एक चीज बोली थी, इन्होंने सबसे पहली चीज करी थी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, हम फैक्टर लोडिंग्स निकाल निकाल के ये देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। फिर हम उसकी कैटेगरीज बनाने की कोशिश करते हैं। ये फैक्टर्स जो निकल कर आते हैं, दे बिकम आवर मेन फैक्टर्स, ठीक है? तो इन्होंने ये टेक्निक यूज करी थी जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव टास्क लिए थे और उनके क्लस्टर्स बनाए थे, ताकि एक एक क्लस्टर में डिवाइड हो जाए कॉग्निटिव टास्क, ठीक है? अब उन्होंने देखा कि देयर इज अ पॉजिटिव मैनिफोल्ड। पॉजिटिव मैनिफोल्ड मतलब सारे जो कॉग्निटिव टास्क हैं या टेस्ट हैं जो उन्होंने रन करे थे, दे टेंड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब कि एक कॉमन फैक्टर है। अगर मैं कॉग्निटिव डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क का टेस्ट ले लूं, ये डिसीजन मेकिंग का हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो गया, ये रीजनिंग का हो गया, यहाँ पे थिंकिंग का हो गया, यहाँ पे लर्निंग का हो गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस से सीखना हो गया, अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है सबके बीच में। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जनरल एबिलिटी एक ही है, right? So there will be a correlation in all of these things because of this general ability that is present. लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी इससे अलग है, वो इन टेस्ट से कवर अप नहीं होती है, इसलिए उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी है। पॉजिटिव मैनिफोल्ड का सिर्फ यही मतलब है कि जनरल एबिलिटी की वजह से हमारे कॉग्निटिव टेस्ट के ऊपर पॉजिटिव कोरिलेशन आता है। अब इसमें इम्प्लीकेशन इसकी क्या बनती है ये सारा कुछ करने की, कि जो लोग हैं
उनका जी अलग होता है। अगर मैं किसी का आईक्यू बोल दूँ डिफरेंट है, लेट्स से मैं बोल दूँ कि तुम्हारा और मेरा आईक्यू डिफरेंट है, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड? आइसोलेटेड एबिलिटीज़ जो हमारी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं, उसके डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वैसे ही डिफरेंट होगा। यू माइट बी गुड इन लैंग्वेजेस, आई माइट बी गुड इन मैथ्स, तो वो तो वैसे ही डिफरेंट है, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आर ऑलरेडी डिफरेंट। बट व्हाट इज़ नॉट डिफरेंट? दैट इज़ द जी। जी की इंटेंसिटी सब में अलग होती है। लेकिन देखो, है तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ तो सबके अंदर सेम ही है ना। हाउ यू आर यूजिंग इट, हाउ मच यू आर एबल टू यूज़ इट, ये एक अलग चीज़ है। So if we are seeing how are two people different, we will see the G factor. How is the G factor different? G factor ही individual differences को impact करता है। अब हम आते हैं गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी पे। गार्डनर ने ये बोला था कि ऐसे ना फैक्टर्स या क्लस्टर्स नहीं है, बट देयर आर 8 इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस। ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव एबिलिटी सबकी सब आ जाती हैं जी फैक्टर में और एक एक्स्ट्रा है, ऐसा नहीं है। देयर आर 8 इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस जो अलग-अलग काम करती हैं। लिंग्विस्टिक हो गया पहले। लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज, राइटिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड है, तो इसके अंदर जैसे आपके आ गए राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स, ठीक है? लैंग्वेज रिलेटेड इवन जो ट्रांसलेटर का काम करते हैं, दे आर एबल टू पिक अप ऑन मेनी लैंग्वेजेस, उनको नई लैंग्वेजेस सीखने का शौक होता है, सो दे आल्सो कम अंडर दिस। लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर आते हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा रीज़निंग से सोचते हैं, जो बहुत लॉजिक अप्लाई करते हैं, जो बहुत नंबर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। सो मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, ये इस कैटेगरी में आ गए। फिर आता है स्पेशल, पीपल हू आर वेरी गुड एट विजुअलाइजिंग, दे आर वेरी गुड एट ड्राइंग, सो इसमें आर्टिस्ट तो डेफिनिटली आएगा। एक और चीज़ इसके अंदर आएगी आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स को भी ना विजुअलाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग स्पेसेस, अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग्स, उसके लिए आपकी स्पेशल एबिलिटी बहुत हाई होती है। म्यूजिकल, इसके अंदर आपके इंस्ट्रूमेंटल वाले भी आएँगे, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, म्यूजिक में इंटरेस्ट, एंड वोकलिस्ट भी आएँगे, ठीक है? बॉडीली काइनेस्थेटिक, situations that are related to body movements. So, dancers, people who are in sports, athletes, players, even those who are in crafts, because that also requires a lot of body movement. तो अगर आप किसी भी सॉर्ट ऑफ आप जिम भी जाते हो, फिटनेस भी करते हो, तो वो बॉडी का एस्थेटिक में आता है। फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब हाउ इफेक्टिवली डू आई कैरी माय सोशल कन्वर्सेशंस। मैं सोसाइटी में कितनी अच्छी हूँ, हाउ डू आई कन्विंस पीपल, हाउ डू आई लीड पीपल, मैं कैसे कोऑपरेट करके साथ में चलती हूँ, हाउ डू आई टेक देम टुगेदर, ये सारी चीजें आपकी इंटरपर्सनल के अंदर आती है। मतलब हाउ गुड आई एम विद पीपल, एम आई अ पीपल पर्सन और नॉट अ पीपल पर्सन। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब मेरे को मेरे बारे में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है, हाउ एम आई एबल टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, इसमें यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, इसमें ओन फीलिंग्स, हाउ एम आई एबल टू रेगुलेट देम, मैं अपनी फीलिंग्स किस हद तक रोक पा रही हूँ, किस हद तक एक्सप्रेस कर रही हूँ, एम आई फीलिंग गुड अबाउट देम, मेरे ब्रेकडाउन्स तो नहीं हो रहे हैं, वो चीज़। फिर आता है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक मतलब वो लोग जैसे जो एग्रीकल्चर में होता है या जो एनिमल्स के साथ काफ़ी काम करता है। they also come under this. So who are connected to the nature, environment से, नेचर से, जो भी एनजीओज या अवेयरनेस वाली चीजें करते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं, बहुत इन ट्यून रहते हैं विद द क्लाइमेट, विद द वर्ल्ड, वो इसके अंदर आते हैं। सो गार्डनर ने बेसिकली बोला था कि इंटेलिजेंस ऐसे कोई यूनिटरी कैपेसिटी नहीं है, बेसिकली एक जी फैक्टर नहीं है इंटेलिजेंस, इट इज डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंसेस। तो अब इसमें क्या होता है कि हर इंटेलिजेंस एक अलग रेट पे डेवलप होती है। सो सपोज यू आर बोर्न इन अ म्यूजिकल फैमिली, हो सकता है कि आपकी म्यूजिकल एबिलिटी बचपन से ही बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन लिंग्विस्टिक वर्बल तो आप नहीं सीखोगे जब तक यू डोंट लर्न द बेसिक्स ऑफ एबीसीडी। इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 साल का बच्चा सारी लैंग्वेजेस सीख जाए, राइट?
सो एवरी इंटेलिजेंस हैज इट्स ओन रेट ऑफ डेवलपमेंट. हो सकता है दैट इन फ्यूचर यू टर्न आउट टू बी वेरी गुड एट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लेकिन वो डेवलप हो रही है आपके 12-13 साल के होने के बाद. इंटेलिजेंस इज नॉट अ फिक्स्ड कैटेगरी कि भाई इसमें ये 3 है, इसमें ये 3 है, नहीं. इट कीप्स इवॉल्विंग, इट कीप्स चेंजिंग. ये हो सकता है कि किसी में लेट्स से देयर इज एन ऑथर, ये तो हाई है ही है, ये दोनों भी हाई है, खुद को भी अच्छे से समझता है, दूसरों को भी अच्छे से समझता है, एंड बाय चांस उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट है. जरूरी नहीं है कि उसका ये भी हो. Maybe they don't like being in nature, maybe they don't like activities, maybe they don't like music, and maybe they don't like maths at all. कुछ भी हो सकता है, राइट? सो हर पर्सन में एक प्रोफाइल होती है इंटेलिजेंसेस की. किसी की प्रोफाइल ये हो सकती है, किसी की प्रोफाइल ये हो सकती है, किसी की ये हो सकती है. कोई भी कॉम्बिनेशन में आपके पास इंटेलिजेंस हो सकती है. कभी 2 भी हो सकती है, कभी 7 भी हो सकती है. एनीबॉडी कैन हैव एनी नंबर ऑफ इंटेलिजेंसेस. कुछ डोमिनेंट होती हैं, कुछ डोमिनेंट नहीं होती हैं. एंड एक चीज जिससे आपका इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इज कल्चर. आपके कल्चरल एक्सप्रेशन में लेट्स से किसी कल्चर में म्यूजिक इज नॉट रिगार्डेड एज वेरी रिस्पेक्टफुल, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स या सिंगिंग इज नॉट अ गुड थिंग. तो आपके कल्चर में शायद आपकी वो इस इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन ही ना हो, क्या पता आप में है बट आपने कभी एक्सप्रेस ही नहीं करी. सो कल्चर इज अ मेन फैक्टर. फिर हम आते हैं बिनेट की थ्योरी पे और आईक्यू के अंडरस्टैंडिंग पे. तो अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने कहा था कि एक इंटेलिजेंस का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ही सेड ना कि एक फैक्टर है, यूनिफैक्टर थ्योरी बनाई थी इन्होंने. तो अब एक ही फैक्टर है तो उसको मेजर करने के लिए आईक्यू टेस्ट तो हो ही सकता है. जब हमारे 2 या 3 फैक्टर्स हैं या 8 इंटेलिजेंसेस हैं, तो इसको मेजर करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है. बट जब एक ही फैक्टर है तो एक ही टेस्ट होगा, उसके बेस पे जो भी स्कोर आ गया दैट इज योर इंटेलिजेंस लेवल. सो ये इन्होंने बनाया था बिनेट साइमन स्केल. अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मेंटल एज का. मेंटल एज इज द एज जिसके ऊपर कोई चाइल्ड परफॉर्म करता है इंटेलेक्चुअली. सपोज आई एम लेट्स से 12 इयर्स ओल्ड. मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्लास के 12 इयर्स ओल्ड फेलो 12 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ एवरेज है या नहीं है. एम आई गेटिंग दैट मच मार्क्स एज मच एज दे आर गेटिंग, या मेरे उनसे थोड़े ज्यादा है, मेरे से थोड़े उनसे थोड़े कम है. दिस इज योर मेंटल एज. अगर आपके कम है, लेट्स से यू आर आंसरिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट एज अ 10-year-old वुड, लेकिन जब मैं 11 इयर्स वाले क्वेश्चंस आपको देती हूँ तो आप गलत आंसर कर रहे हो सारे के सारे, तो आपकी मेंटल एज इज 10 डिस्पाइट बीइंग 12 इन योर क्रोनोलॉजिकल या योर बायोलॉजिकल एज, जो आपकी बर्थडे वाली एज है. सो आईक्यू जो है वो, या ये चीज करी है बिनेट ने, ये बिनेट ने बनाया. अब विलियम स्टर्न वाज द वन जिसने आगे आईक्यू कैलकुलेट किया. उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, उन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दे दिए थे. कैलकुलेशन कैसे हुई, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. सो सपोज दिस इज योर मेंटल एज, यू आर आंसरिंग एवरीथिंग एज अ 12-year-old वुड, लेकिन आप हो 10 साल के, तो आप अपने एज से ज्यादा क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो. तो आपका आईक्यू इस केस में क्या होगा, 120, विच इज अबव एवरेज. नॉर्मल आईक्यू हमारा क्या होता है, 100. रेंज कौन सी चलती है, 90 से 110 की. सो दिस इज अबव एवरेज, दिस इज योर एवरेज रेंज, दिस इज योर नॉर्मल आईक्यू. एवरेज हम 110 तक मान लेते हैं, 120 गया तो अबव एवरेज. अभी मैं इसको उल्टा कर दूं, लेट्स से यू आर 10 years, आपकी मेंटल एबिलिटी 10 years old की, लेकिन यू आर 12 years old. आप लेकिन उतने ही आंसर सही कर पा रहे हो जितना एक 10 साल का बच्चा कर पाएगा. तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बैठेगी, तो ये बन रहा है 250/3 विच इज अराउंड 83 पॉइंट समथिंग. तो आपका आईक्यू लेवल आ रहा है अराउंड 83 पॉइंट समथिंग. ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि अगर मैं 83 भी ले लूं, दिस इज बिलो एवरेज. 90 से नीचे आ गया है, दैट इज बिलो एवरेज. मतलब आपका जो आईक्यू है वो कंपेयर टू दी अदर्स थोड़ा कम है, नॉर्मल रेंज में थोड़ा कम है. अब हमारा पर्पस क्या है आईक्यू करने का, मेजरली ना
ये जो आईक्यू वाली चीज़ है, नॉट इन योर एडल्ट एज, ये आपको पता चलती है थोड़ी-सी व्हेन चिल्ड्रन आर यंग। यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को आपको स्पेशल एजुकेशन प्लान्स देने हैं, अगर किसी को आपको किसी सॉर्ट में हेल्प करना है, कुछ गाइडेंस देनी है, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है अगर आपको आईक्यू पता हो। सो स्पेशली इन स्कूल्स, स्कूल सेटिंग में अगर आपको पता है किसी का आईक्यू लेट्स से 80 से 90 वाली रेंज में है, यू कैन गिव देम एक्स्ट्रा वर्कशीट्स, यू कैन गिव देम एक्स्ट्रा सपोर्ट, रिमीडियल्स, और उनको आप पुश कर करके एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आ, मतलब हेल्प हो जाती है लेकर आने में। सपोज किसी बच्चे का आईक्यू 120 से 130 में है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा बोर होने लग जाता है। दे डोंट लाइक अटेंडिंग स्कूल, दे डोंट लाइक कमिंग टू क्लासेस बिकॉज दे फील उनको सब कुछ आता है, उनको वो टाइम वेस्ट लगने लग जाता है। सो अगेन वी कैन मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर देम, वर्कशीट्स दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। सो ये लेबल नहीं करना चाहते हैं इंटेलिजेंस को, ये रेंज थोड़ी फ्लेक्सिबल इसलिए रखी हुई है। वी आर नॉट सेइंग कि 100 मींस 100, 102 पे प्रॉब्लम है, नहीं। रेंज इसीलिए है कि कभी कभार somebody with a 90 IQ also performs very good, so it's a range। वो 90 से 92 तक मे बी कुछ आपको डिफरेंस ना लगे, समटाइम्स एफर्ट्स बच्चे इतने डालते हैं, पेरेंट्स इतने डालते हैं, एक अलग चीज दिखने को मिलती है, बट उन्होंने फिर भी फॉर्मलाइज करने के लिए एक थ्योरी बनाई है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया है। बिनेट ने मेजरली ये बोला कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ फिक्स्ड रेट, और वो इम्प्रूव हम कर सकते हैं। वी डिड नॉट वांट टू डू दिस कि अगर 90 आ गया तो चलो ये फेलियर है, नहीं। इट इज नॉट अ फिक्स्ड रेट, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 95 तक लेकर आ सकते हो व्हेन यू आर यंग, स्पेशली व्हेन यू आर स्मॉल। तो उन्होंने बोला कि हायर मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं, इनके बारे में उन्होंने बहुत बात करी। जब उन्होंने जी फैक्टर की बात करी अपनी थ्योरी में, उन्होंने बहुत पिकअप किया इन चीजों को। उन्होंने प्रैक्टिकल असेसमेंट के बारे में बात करी, थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं करी। ही इज द ओनली वन पर्सन जिसने टेस्ट बनाने की कोशिश करी थी इनिशियली। बाद में तो और टेस्ट भी आ गए, बट ही वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली टू स्टार्ट इट। एंड स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने इन्फ्लुएंस करा है। So now I would like to introduce you to our batch Lakshay, which is giving you guidance for CUET PG 2026। इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज होंगी, पर्सनलाइज्ड आउट क्लासेस होंगे, इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन होएगी, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। So this batch is about to start. जल्दी से ज्वाइन करो, enroll करो, and start studying with us. Now we are going to compare Spearman, Gardner, and Binet. Spearman ने G factor दिया और S factor भी दिया। Intelligence is a single underlying ability with a specific ability, एंड हम उसको फैक्टर एनालिसिस के थ्रू मेजर करते हैं। गार्डनर ने मल्टी डायमेंशनल वाला बोला, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फाउंडेशंस की उसने बात करी, एंड बिनेट ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करी। दिस वाज मोर लाइक स्केल डेवलप करने वाली चीज, स्कूल में अप्लाई करने वाली चीज, ये एक जेनरिक थ्योरेटिकल वाली चीज थी, एंड दिस वाज इनिशियली फैक्टर एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच वाला। ठीक है, अब एजुकेशन में क्या एप्लीकेशंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। एक तो गिफ्टेड लर्नर्स को देखना है, 125 प्लस आईक्यू वाले, डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, दैट इज मेजरली 80 एंड लेस। अब इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स बनाना, हाउ टू गिव देम एजुकेशन, बोथ ऑफ दीज, ताकि हम उनको सेम पार पे लेकर आ सके। तो करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो टेलर्ड होती हैं लिंग्विस्टिक लर्नर्स के लिए, काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए, स्पेशल लर्नर्स के लिए। दिस इज रिलेटेड टू गार्डनर की थ्योरी। सी हर बच्चे में इंटेलिजेंस अलग है, हमने इस बारे में बात करी थी। उसने 8 इंटेलिजेंस दी थी, सब में सेम नहीं है। ऐसे ही ना सबके लर्निंग स्टाइल्स भी सेम नहीं है। कुछ होते हैं लिंग्विस्टिक लर्नर्स, दे लर्न फ्रॉम लैंग्वेज, दे लर्न फ्रॉम रीडिंग, दे लर्न फ्रॉम राइटिंग। कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक, दे लर्न फ्रॉम बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, वीडियोस देख के उनको बहुत याद होता है। कुछ होते हैं स्पेशल लर्नर्स, ये वो वाले बच्चे होते हैं जो अपने रूम में आपको बहुत सारा कुछ लगा हुआ दिखेगा, वो नोट्स बनाएंगे, चिट्स बनाएंगे, वो सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। सो हर बच्चे का ना लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। कुछ लोगों को ओरली सुन के याद होता है, एवरी लर्निंग स्टाइल इज डिफरेंट। तो जब हमें ये पता चल जाता है, वी कैन ऑल्सो मेक करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट आर टेलर्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, सो इसके लिए एग्जाम ट्रिप्स, स्पेयरमैन का ये याद कर लो, गार्डनर के 8 इंटेलिजेंसेस, यू शुड रिमेंबर ऑल 8 ऑफ देम।
मिनट के लिए मेंटल एज का कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस इनकी थ्योरीज में, एंड क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेशंस के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर, थ्योरीज के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर. So we'll do a question. Spearman concept of G is most strongly supported when intercorrelations among different cognitive tests form distinct clusters. Intercorrelations among cognitive tests are uniformly high across dimensions. Factor analysis reveal multiple uncorrelated primary mental abilities. Test performance varies mainly due to learned cultural skills. G फैक्टर में सबसे पहले तो हमने कल्चर की इतनी डिटेल में बात करी नहीं है, राइट? ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सबके अंदर सेम है, तो इट्स नॉट कल्चर टू कल्चर वेरिएशन. फिर फैक्टर एनालिसिस ने रिवील किया मल्टीपल अनकोरिलेटेड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की ये वाली थ्योरी नहीं है, राइट? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जी फैक्टर में क्या हो रहा है. अब हम बात करते हैं इन दो चीजों की. ये थोड़े सिमिलर है. इसने बोला है डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स, इसने बोला यूनिफॉर्मली हाई. सो आर दे सेम और आर दे नॉट सेम? इफ दे आर नॉट सेम फिर तो जी फैक्टर का होना इज नॉट देयर, राइट? तो ये तो होगा नहीं. अगर ये कोरिलेटेड है तभी तो सपोर्ट मिलता है जी फैक्टर को. सो द आंसर इज बी. Which of the following criticisms is most frequently raised against Gardner's multiple intelligence theory? It ignores cultural variability in intelligence. नहीं, इन्होंने बहुत clearly बोला था कि cultural variations है. It relies too heavily on psychometric intelligence test. बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही theoretical था इनका. It lacks strong empirical evidence and neurological validation. This can be the answer because ये नहीं है. It does not include interpersonal and intrapersonal intelligence. ये इनके दो main intelligence है. So the answer is C. Binet believed intelligence testing should primarily be used to identify innate intelligence unrelated to education. बिल्कुल भी नहीं. उनका main purpose ही education के लिए develop करना था इसको. Classify children into academic streams permanently? No. He said that IQ is not fixed. Diagnose children needing special education intervention. This can be the answer. Establish a fixed IQ score that remains stable across life. बिल्कुल भी नहीं. So the answer is C. Thank you so much. Subscribe for more CUET PG psychology content and आप हमारे साथ connected रहिए, see more videos and stay connected to psychology की preparation for CUET PG. Join us, enroll with us and पढ़ाई start करो. Thank you.